अगर आप इस ऑडियो बुक को सुन रहे हैं तो मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूं। यह ऑडियो बुक आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि इसे सुनने के बाद आप कभी भी अपने पुराने साधारण जीवन में वापस नहीं जा पाएंगे। आप वैसे नहीं रह पाएंगे जैसे पहले थे। आपका दिमाग अब उसी तरह से काम नहीं करेगा जैसे पहले करता था। अब आप अपनी सोच की काली परछाइयों को देख पाएंगे, अपने ही दिमाग की चालाकियों को पहचान पाएंगे और सबसे जरूरी बात, दूसरों के गेम को भी समझ पाएंगे। जो लोग अब तक आपको अपने जाल में फंसाते आए थे, उनके ट्रैप अब आपको साफ साफ दिखेंगे। आपको अपने दुश्मनों की चालें पहले से दिखने लगेंगी। उनकी चालबाजियां, उनके बहकावे, उनके साइकोलॉजिकल ट्रिक्स, सब कुछ अब आपके सामने बेनकाब हो जाएगा। अब आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं बन पाएंगे जो सिर्फ अपनी जिंदगी को गुजार रही है, बिना यह सोचे कि वे क्या कर रहे हैं। मीडियोक्रिटी अब आपको घुटन देने लगेगी। आपको अब कंफर्ट जोन में रहना मुश्किल लगेगा। आप अब एवरेज रहने से नफरत करने लगेंगे। आपके अंदर एक आग जलने लगेगी जो तब तक शांत नहीं होगी जब तक आप खुद को उस ऊंचाई तक नहीं ले जाते जहां आपने जाने की कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब आप हर चीज को एक नए नजरिए से देखेंगे। डिसीजंस लेना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि आपका दिमाग आपको धोखा देता है। अब आपको अपने ही दिमाग की चालों को पहचानने की आदत हो जाएगी। जब बाकी लोग इंपल्सिव डिसीजंस लेंगे, आप ठहरेंगे, सोचेंगे और फिर सबसे सही कदम उठाएंगे। जब लोग इमोशनल होकर किसी चीज को सही मान लेंगे, आप उससे एक कदम पीछे हटकर देखेंगे कि असल में क्या हो रहा है। आप अब मैनिपुलेटेड नहीं होंगे, आप अब यूज्ड नहीं होंगे। लेकिन इस बदलाव की एक कीमत है। ये बदलाव आपको बेचैन करेगा। ये बदलाव आपको अपने पुराने दोस्तों से अलग कर सकता है। ये बदलाव आपको अपनी पुरानी आदतों से दूर ले जाएगा। आपको लगेगा कि आप अकेले पड़ रहे हैं, लेकिन याद रखिए, जो ऊंचाई पर जाता है उसे भीड़ से अलग होना ही पड़ता है। यह आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप इस सफर पर चल पड़े हैं तो अब पीछे मुड़ना भी मुमकिन नहीं होगा। अब आप एक शिकारी बन चुके हैं, सक्सेस के, ग्रोथ के, उस वर्जन के जो आपका सबसे बेहतरीन वर्जन है। और यही इस ऑडियो बुक का सबसे बड़ा इम्पैक्ट है। ये सिर्फ आपको कुछ जानकारी नहीं देती, ये आपको ट्रांसफॉर्म कर देती है। ये आपको एक नई आइडेंटिटी देती है। ये आपको उस जोन से बाहर निकालती है जहां ज्यादातर लोग फंसे रहते हैं। तो अब फैसला आपका है। क्या आप इस नए सफर पर चलना चाहते हैं? क्या आप अपने दिमाग की सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? याद रखिए, अब आप वैसे नहीं रह सकते जैसे पहले थे। अब मीडियोक्रिटी आपके लिए जहर बन चुकी है। अब एवरेज रहना आपको चैन से बैठने नहीं देगा। अब आपको हर सुबह उस प्यास के साथ उठना होगा जो आपको और बड़ा और तेज और स्मार्ट बनाएगी। लेकिन एक आखिरी चेतावनी, अगर आपने यह सफर शुरू किया तो आपको इसे पूरा करना होगा। अब आप इग्नोरेंस का सहारा नहीं ले सकते। अब आप ये नहीं कह सकते कि मुझे नहीं पता था, क्योंकि अब आपको पता चल चुका है। और जो जान चुका है वो कभी अनजान नहीं हो सकता। तो सुनना जारी रखें, सीखना जारी रखें और अपने दिमाग के सबसे तेज वर्जन तक पहुंचने के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन ध्यान रखें, आप यह सब अपने रिस्क पर कर रहे हैं। चैप्टर 1, द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। सोचो, तुम्हारे दिमाग में दो ताकतें काम कर रही हैं। एक जो तेजी से फैसले लेती है और दूसरी जो सोच समझकर धीरे धीरे काम करती है। यह किताब हमें हमारे ही दिमाग की उस अनदेखी दुनिया में ले जाती है जहां हमारी सोच बनती है, हमारी डिसीजंस शेप होती हैं और हम जाने अनजाने में कितनी गलतियां कर बैठते हैं। हमारा पहला सिस्टम, जिसे सिस्टम 1 कहते हैं, यह एक ऑटो पायलट मोड की तरह काम करता है, तेज, इंस्टिंक्टिव और इमोशनल। जब कोई अचानक से तुम पर सवाल दागे कि 2 + 2 कितना होता है, तो तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, तुरंत जवाब आता है 4। ये सिस्टम हमें इमीडिएट रिएक्शंस देता है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को ट्रिगर करता है और हर छोटी बड़ी चीज पर बिना ज्यादा सोचे समझे रिस्पॉन्स देता है। लेकिन यही सिस्टम हमें इल्यूजन और बायसेस में भी फंसा सकता है। दूसरी तरफ है सिस्टम 2, जो स्लो और डिलिब्रेट सोच के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब कोई तुमसे पूछे कि 17 × 24 कितना होता है, तो तुम्हें रुककर सोचना पड़ेगा,
नंबर्स को प्रोसेस करना पड़ेगा और फिर केयरफुली आंसर निकालना पड़ेगा। यह सिस्टम मेहनत करता है, कैलकुलेशंस करता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यह एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करता है और अक्सर हम इसे एक्टिवेट करने से बचते हैं। अब सोचो, तुम्हारी जिंदगी में डिसीजंस कौन ले रहा है? सिस्टम 1 या सिस्टम 2? यही तो असली खेल है। ज्यादातर समय हम ऑटो पायलट मोड में होते हैं, सिस्टम 1 के भरोसे। कोई तुमसे कहे कि एक इंसान शांत स्वभाव का है, इंट्रोवर्ट है और किताबें पढ़ता है, तो क्या वह लाइब्रेरियन होगा या फार्मर? ज्यादातर लोग कहेंगे लाइब्रेरियन। लेकिन जरा सोचो, दुनिया में फार्मर्स की संख्या ज्यादा है या लाइब्रेरियंस की? क्लियरली फार्मर्स। लेकिन हमारा सिस्टम 1 हमें स्टीरियोटाइप बायस की तरफ खींच लेता है, जिससे हम गलत डिसीजन ले सकते हैं। यह बायसेस हमारी सोच को मैनिपुलेट करते हैं, हमारी परसेप्शन को शेप करते हैं और कई बार हमें ऐसा फील कराते हैं कि हम सही सोच रहे हैं, जबकि असलियत कुछ और होती है। एंकरिंग बायस, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, लॉस अवर्जन, ये सब ट्रैप्स हैं जो हमारी डिसीजन मेकिंग को साइलेंटली कंट्रोल करते हैं। अगर तुमने किसी चीज की कीमत पहले ही देख ली है, तो बाद में तुम्हारे लिए उस चीज की वर्थ ऑटोमेटिकली उसके कंपैरिजन में जज होगी। अगर तुम्हारे दिमाग में नेगेटिव न्यूज भरी हुई है, तो तुम्हें दुनिया डेंजरस लगने लगेगी, भले ही स्टैटिस्टिकली ऐसा ना हो। डैनियल कानेमन हमें यह समझाते हैं कि इंसान रैशनल नहीं होता, हम अपने ही दिमाग की लिमिटेशंस के शिकार होते हैं। हम शॉर्टकट्स लेते हैं, धारणाएं बनाते हैं और भावनाओं से प्रभावित होते हैं। यही वजह है कि हम इंपल्सिव खरीदारी कर लेते हैं, गलत संबंध में फंस जाते हैं या किसी बिजनेस डील में बड़ा नुकसान उठा लेते हैं। लेकिन असली मास्टरी तब आती है जब तुम अपने ही दिमाग के इन खेलों को पहचानने लगते हो, जब तुम्हें समझ आता है कि कब तुम्हारा सिस्टम 1 तुम्हें बेवकूफ बना रहा है और कब तुम्हें सिस्टम 2 को एक्टिवेट करना चाहिए। यह आसान नहीं है, लेकिन जो इसे सीख जाता है वह अपनी डिसीजंस को बेहतर बना सकता है, सही अपॉर्चुनिटीज को पहचान सकता है और लाइफ को ज्यादा कंट्रोल में ले सकता है। यह किताब सिर्फ तुम्हारी सोच को एनालाइज करने के लिए नहीं, बल्कि उसे ट्रांसफॉर्म करने के लिए है। अब यह तुम पर है कि तुम अपने डिसीजंस को अपने हाथ में लेना चाहते हो या फिर दिमाग के हिडन बायसेस के गुलाम बने रहना चाहते हो। चैप्टर 2, अटेंशन एंड एफर्ट। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा दिमाग कब तेजी से डिसीजंस लेता है और कब उसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी सोच कैसे कंट्रोल होती है? अगर नहीं, तो ये समझना जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे हर छोटे बड़े फैसले की जड़ यही है, तुम्हारी अटेंशन और तुम्हारी मेंटल एफर्ट। हमारा दिमाग 2 तरीकों से काम करता है, एक जो बिना किसी एफर्ट के तेजी से डिसीजंस लेता है और दूसरा जो सोचने समझने में वक्त लगाता है। जब तुम सड़क पर चलते हुए अचानक किसी गाड़ी को अपनी तरफ आता देखते हो और बिना सोचे झटके में हट जाते हो, तब तुम्हारा फास्ट थिंकिंग काम कर रहा होता है। लेकिन जब तुम किसी मैथ प्रॉब्लम को हल कर रहे होते हो या कोई कॉम्प्लेक्स डिसीजन ले रहे होते हो, तो तुम्हें दिमागी मेहनत करनी पड़ती है और यह एफर्ट बेस्ड थिंकिंग होती है। अब सवाल यह है कि हम अक्सर बिना सोचे क्यों डिसीजंस ले लेते हैं? क्योंकि हमारा दिमाग एनर्जी बचाने की कोशिश करता है। तुम्हें लग सकता है कि तुम्हारा दिमाग हर समय एक्टिवली सोचता रहता है, लेकिन हकीकत यह है कि हमारा ब्रेन हमेशा शॉर्टकट्स ढूंढता है। वो उन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता जो उसे मुश्किल लगती हैं। यही वजह है कि हम अक्सर जल्दी जल्दी डिसीजंस ले लेते हैं, बिना यह सोचे कि कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे। सोचो, तुम एक मीटिंग में बैठे हो जहां बहुत सारे नंबर्स और डेटा दिखाए जा रहे हैं। शुरुआत में तुम सब ध्यान से देख रहे हो, लेकिन थोड़ी देर में तुम्हारा दिमाग थकने लगता है। तुम धीरे धीरे फोकस खोने लगते हो और आखिर में सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देने लगते हो जो आसान लगती हैं। इसीलिए बड़े बिजनेसेस में लोग ग्राफ्स और चार्ट्स बनाते हैं, क्योंकि दिमाग को कॉम्प्लेक्स चीजों से बचाने के लिए विजुअल्स की जरूरत होती है। एक और दिलचस्प बात यह है कि जब हम मेंटली थक जाते हैं, तो हमारी विल पावर भी कमजोर हो जाती है।
क्या तुमने गौर किया है कि जब तुम बहुत थक चुके होते हो तब तुम ज्यादा अनहेल्थी फूड खाते हो, इम्पल्सिव शॉपिंग कर लेते हो या फिर कोई ऐसा डिसीजन ले लेते हो जो बाद में रिग्रेट हो? ये सब इसलिए होता है क्योंकि हमारी मानसिक ऊर्जा एक सीमित संसाधन है। अगर तुम दिन भर बहुत सारी चीजों पर ध्यान दे रहे हो, बहुत सारे कठिन निर्णय ले रहे हो, तो तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे थकने लगेगा और फिर वो आसान रास्ता अपनाएगा, यानी फास्ट थिंकिंग, जो अक्सर गलतियां करता है। डेनियल कानेमन हमें यह सिखाते हैं कि अटेंशन और एफर्ट को सही तरीके से यूज करना बहुत जरूरी है। अगर तुम किसी काम को पूरी एनर्जी और फोकस के साथ करोगे तो तुम्हारे डिसीजंस बेहतर होंगे, लेकिन अगर तुम हर चीज पर ध्यान देने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा दिमाग जल्दी बर्न आउट हो जाएगा और तुम गलतियां करने लगोगे। इसलिए अगर तुम्हें अपनी लाइफ में सही डिसीजंस लेने हैं तो तुम्हें यह समझना होगा कि कब तुम्हारा दिमाग फास्ट मोड में है और कब स्लो मोड में। तुम्हें जानना होगा कि कब तुम्हें एक पॉज लेकर गहराई से सोचना चाहिए और कब तुम्हें अपनी इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करना चाहिए। यह मास्टरी अगर तुमने सीख ली तो तुम हर सिचुएशन में खुद को कंट्रोल कर सकोगे, बेहतर डिसीजंस ले सकोगे और अपनी सोच की असली ताकत को अनलॉक कर पाओगे। चैप्टर 3, द लेजी कंट्रोलर। तुम्हारा दिमाग यह एक जटिल मशीन है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? यह आलसी है। इसे मेहनत से बचना पसंद है। यह हर चीज को आसान बनाकर देखने की कोशिश करता है ताकि ज्यादा एनर्जी खर्च ना हो। तुम सोचते हो कि तुम्हारे हर फैसले तुम्हारी खुद की समझदारी का नतीजा है, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारा दिमाग अक्सर शॉर्टकट्स लेता है और ये शॉर्टकट्स तुम्हारी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकते हैं, अक्सर गलत दिशा में। डैनियल कानेमन इसे द लेजी कंट्रोलर कहते हैं। तुम्हारा सिस्टम 2, जो गहराई से सोचने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तब तक इनएक्टिव रहता है जब तक उसे जबरदस्ती एक्टिवेट न किया जाए। जब तक कोई इमीडिएट खतरा न हो, कोई मुश्किल कैलकुलेशन न करनी हो, यह सिस्टम आराम से पड़ा रहता है। और जैसे ही कोई डिसीजन सामने आता है, तुम्हारा सिस्टम 1 तेजी से फैसला ले लेता है, भले ही वह गलत ही क्यों ना हो। अब सोचो, तुम एक शॉपिंग मॉल में हो। तुम्हारी नजर एक बोर्ड पर पड़ती है, 50% ऑफ, लिमिटेड टाइम ऑफर। तुम्हें अचानक एक्साइटमेंट महसूस होती है। बिना ज्यादा सोचे तुम उस दुकान के अंदर चले जाते हो और कोई ना कोई सामान खरीद ही लेते हो। लेकिन क्या तुमने यह सोचा कि क्या तुम्हें वाकई उस चीज की जरूरत थी? नहीं। तुम्हारे दिमाग ने सिर्फ एक इमोशनल ट्रिगर पर रिएक्ट किया। तुम्हारा सिस्टम एक एक्टिव हुआ, तुम्हें जल्दी से एक डिसीजन लेने को मजबूर किया, और तुम्हारा सिस्टम 2, वह आराम कर रहा था। उसने जरा भी मेहनत नहीं की ये एनालाइज करने के लिए कि यह डील वाकई अच्छी है या सिर्फ एक ट्रैप है। यही दिमाग की सुस्ती तुम्हारी जिंदगी के बड़े डिसीजंस में भी दिखाई देती है। हम अक्सर वही मान लेते हैं जो आसान लगता है, जो बार बार सुना है, जो हमारे दिमाग को चैलेंज नहीं करता। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब कोई नया कंसेप्ट तुम्हारे सामने आता है तो तुम्हारा दिमाग पहले उसे रिजेक्ट करने की कोशिश करता है? यह इसलिए होता है क्योंकि सिस्टम 2 को एक्टिव करने में एफर्ट लगता है और यह एफर्ट हमारा दिमाग नेचुरली अवॉइड करना चाहता है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या तुम अपनी जिंदगी के क्रिटिकल डिसीजंस भी इस लेजी मोड में लेना चाहते हो? क्या तुम वही रास्ता अपनाना चाहते हो जो आसान लगे, भले ही वह तुम्हें गलत दिशा में ले जाए? सोचो, जब तुम कोई नया स्किल सीखने की कोशिश करते हो तब शुरुआत में तुम्हारा दिमाग रेजिस्ट करता है। तुम्हें डिस्ट्रैक्शन महसूस होती है, तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारा ध्यान भटकने लगता है। क्यों? क्योंकि लर्निंग में सिस्टम 2 को एक्टिव करना पड़ता है और तुम्हारा दिमाग नेचुरली इससे बचने की कोशिश करता है। लेकिन अगर तुम इस रेजिस्टेंस को पार कर लो तो वही चीज कुछ दिनों बाद आसान लगने लगती है। यही वजह है कि इंटेलिजेंट लोग डिसीजंस लेने से पहले पॉज लेते हैं। वे किसी भी इंफॉर्मेशन को तुरंत एक्सेप्ट नहीं करते। वे अपने सिस्टम 2 को एक्टिवेट करते हैं और सोचते हैं कि क्या यह सच में सही है या सिर्फ एक इल्यूजन है। यही हैबिट एक एवरेज इंसान और एक हाईली सक्सेसफुल इंसान के बीच का फर्क बनाती है। अगर तुम अपनी सोच को कंट्रोल करना चाहते हो
तो तुम्हें अपने ही दिमाग की इस सुस्ती के खिलाफ लड़ना होगा। तुम्हें खुद से यह सवाल पूछना होगा, क्या यह सच में सही है या सिर्फ मेरा सिस्टम 1 मुझे आसान रास्ता दिखा रहा है? जब तुम यह सवाल बार बार पूछने लगते हो, तब तुम्हारी सोच तेज होने लगती है, तुम्हारे डिसीजंस शार्प होने लगते हैं और तुम अपनी जिंदगी को एक अलग लेवल पर जीने लगते हो। अब यह तुम्हारे हाथ में है। या तो तुम अपने दिमाग को आराम करने दो, उसकी सुस्ती का शिकार बनो और बिना सोचे समझे डिसीजंस लेते रहो, या फिर तुम इसे चैलेंज करो, हर चीज को क्रिटिकली एनालाइज करो और अपने डिसीजंस को पूरी अवेयरनेस के साथ लो। यही एक चॉइस है जो तुम्हारी जिंदगी को डिफाइन करेगी। चैप्टर 4, द एसोसिएटिव मशीन। हमारा दिमाग एक ऐसी मशीन है जो लगातार सोचता रहता है और हर सोच के साथ हमारे अंदर एसोसिएशंस बनते जाते हैं। तुम्हें शायद यह समझने में थोड़ा समय लगे, लेकिन ये एसोसिएशंस तुम्हारी जिंदगी के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। कभी कभी ये एसोसिएशंस तुम्हें सही रास्ता दिखाते हैं, लेकिन अक्सर यह तुम्हें गलत दिशा में भी ले जा सकते हैं, बिना तुम्हें एहसास हुए। तुम सोचते हो कि तुम्हारे डिसीजंस पूरी तरह से लॉजिक और रीजनिंग पर आधारित हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारा दिमाग हमेशा अपने पुराने अनुभवों, इंप्रेशंस और इमोशंस से गाइडेड होता है। जितनी बार तुम कुछ देखते हो, सुनते हो या महसूस करते हो, उतनी बार तुम्हारे दिमाग में कुछ नया जुड़ता जाता है। यह नया कुछ भी हो सकता है, एक शब्द, एक इमेज या किसी भी तरह का सेंसेशन, और यह नया जुड़ा हुआ हिस्सा सीधे तौर पर तुम्हारी अगली सोच को इन्फ्लुएंस करता है। यह बिल्कुल वैसा है जैसे तुम जब एक नई चीज को बार बार देखते हो तो तुम्हारे दिमाग में उसकी इमेज परमानेंटली बैठ जाती है। जैसे ही तुम उस चीज को फिर से देखते हो, तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली उसे उस जुड़ी हुई इमेज से रिलेट करता है। डेनियल कानेमन इसे द एसोसिएटिव मशीन कहते हैं। हमारा दिमाग बिना रुके एसोसिएशंस बनाता है और यही एसोसिएशंस हमारे फैसलों को शेप करते हैं। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि कोई चीज तुमसे कनेक्ट होती है, लेकिन तुम ठीक से नहीं समझ पाते कि क्यों? ये वही एसोसिएटिव थिंकिंग है जो तुम्हारे दिमाग में लगातार चलती रहती है। तुम्हारा दिमाग बिना किसी कॉन्शियस एफर्ट के एक थॉट से दूसरे थॉट की ओर बढ़ता जाता है, एक विचार से दूसरे विचार की ओर। तुम कभी किसी को देखते हो और तुम्हें अचानक एक पुराने दोस्त की याद आ जाती है। तुम उस व्यक्ति से बात नहीं करते, लेकिन फिर भी तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली उस पुराने दोस्त से जोड़ी हुई यादों को खींच लाता है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी यह थिंकिंग कॉन्शियस एफर्ट से हो रही है? नहीं, तुम्हारे दिमाग ने उस व्यक्ति के चेहरे को उस पुराने दोस्त से जोड़ दिया है, और जैसे ही तुम किसी समान चीज को देखते हो, वह जुड़ी हुई यादें भी अपने आप लौट आती हैं। यह एसोसिएटिव थिंकिंग हमें हमारी एवरीडे लाइफ में मदद करती है। तुम आसानी से चीजों को याद रख सकते हो, जल्दी से डिसीजंस ले सकते हो और बहुत सारी जानकारी बिना मेहनत के प्रोसेस कर सकते हो। लेकिन इसी थिंकिंग का एक दूसरा पहलू भी है। कभी कभी हमारी ये एसोसिएशंस हमारे जजमेंट को भी गलत बना देती हैं। हम जो पहले से जानते हैं उसी के आधार पर अपने फैसले लेने लगते हैं, और यही हमारी बड़ी गलतियां बनती हैं। तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि किसी व्यक्ति को देखकर तुम्हें तुरंत अच्छा या बुरा लगा, बिना यह जाने कि उस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम्हारा दिमाग उस व्यक्ति को अपने पुराने एक्सपीरियंसेस से जोड़ देता है। तुम उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी आंखों में देखी कुछ चीजों, उसकी आवाज या किसी और चीज से अपना जजमेंट बना लेते हो। यह सच्चाई है कि हमारे दिमाग में हम बहुत सी चीजों को बिना सोचे समझे जोड़ लेते हैं, और यही हमें सही या गलत डिसीजंस लेने में मदद नहीं करता। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यह एसोसिएशंस हमारे सबकॉन्शियस लेवल पर होती हैं। हम समझते नहीं कि हम किस तरह से अपनी सोच को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, लेकिन अगर तुम इसे पहचान सको तो तुम अपनी सोच को कंट्रोल कर सकते हो। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे डिसीजंस और जजमेंट्स जितने कॉन्शियसली किए जाएंगे, उतने ही ज्यादा एक्यूरेट और बेनिफिशियल होंगे। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम अपनी सोच को पूरी तरह से बदल सकते हो? क्या तुम अपने दिमाग के ऑटोमेटिक पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें कॉन्शियसली चेंज कर सकते हो? यह वो जगह है जहां तुम्हारी असली पावर छिपी हुई है।
अगर तुम अपनी सोच को अवेयरनेस के साथ चला सको तो तुम उन पुराने एसोसिएशंस को चैलेंज कर सकते हो और उन्हीं ओल्ड पैटर्न्स को बदलकर एक नई दिशा में अपनी सोच ले जा सकते हो। अब तुम यह सोच रहे हो कि यह कैसे पॉसिबल है। जवाब सीधा है, अवेयरनेस। जब तुम्हें यह समझ में आ जाए कि तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है, तब तुम जान पाओगे कि कब तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हें किसी चीज की ओर खींच रहा है। और एक बार जब तुम उसे पहचान पाओ तो तुम कॉन्शियसली उसे चेंज कर सकते हो। हर बार जब तुम पुराने पैटर्न से बाहर निकलने की कोशिश करोगे, तुम्हारे दिमाग के नए कनेक्शंस बनेंगे और तुम अपनी सोच को एक नई दिशा दे सकोगे। यह सोचने का तरीका ही तुम्हें हर उस चीज के बारे में जागरूक बना देता है जो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में छिपी हुई है। जब तुम उन पुराने एसोसिएशंस को खत्म करना शुरू करोगे, तब तुम एक नए लेवल पर सोच सकोगे, जहां तुम्हारी सोच सिर्फ फैक्ट्स और लॉजिक पर आधारित होगी, न कि पुराने जजमेंट्स और एक्सपीरियंसेस पर। तो अब तुम्हें यह समझ में आ गया होगा कि तुम्हारा दिमाग एक ऐसा मशीन है जो बिना रुके काम करता रहता है। लेकिन क्या तुम इसे कॉन्शियसली कंट्रोल कर सकते हो? क्या तुम अपनी सोच को पूरी तरह से जागरूक बना सकते हो ताकि तुम अपनी लाइफ के डिसीजंस को बेहतर बना सको? यह सब तुम्हारे हाथ में है और यह तुम्हारे खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इसे कैसे मैनेज करते हो। चैप्टर 5, कॉग्निटिव ईज। तुम्हारा दिमाग हमेशा आसान रास्ता ढूंढता है। उसे ज्यादा मेहनत करना पसंद नहीं, उसे सोचना पसंद नहीं। उसे बस वही चाहिए जो बिना किसी रेजिस्टेंस के स्मूथली काम करे। जब भी तुम्हें कोई नया कॉन्सेप्ट समझना होता है, जब भी तुम्हें किसी मुश्किल सवाल का जवाब खोजना होता है, तुम्हारा दिमाग नेचुरली रेजिस्ट करता है। यह रेजिस्टेंस इसीलिए आता है क्योंकि तुम्हारा दिमाग एनर्जी बचाना चाहता है। डैनियल कैनेमन इसे कहते हैं कॉग्निटिव ईज। कॉग्निटिव ईज का मतलब है कि तुम्हारा दिमाग हर उस चीज को जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है जो आसान लगती है, जो बार बार देखी या सुनी हुई होती है और जिससे उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर कोई चीज सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है तो तुम्हारा दिमाग उसे सच मानने के लिए ज्यादा तैयार रहता है। लेकिन अगर वही चीज कॉम्प्लेक्स लगती है, डिफिकल्ट वर्ड्स में लिखी हुई होती है, तो तुम्हारा दिमाग नेचुरली उसे रिजेक्ट करने की कोशिश करता है। अब सोचो, तुम सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहे हो। तुम्हें एक सिंपल, साफ सुथरा, अच्छी डिजाइन वाला कोट दिखता है। सफलता एक मानसिकता है। तुम्हें यह इंस्टेंटली सही लगता है क्योंकि यह सिंपल है, यह कैची है और तुम्हारे दिमाग को इसे प्रोसेस करने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर तुम्हें यही बात किसी लंबी, जटिल और भारी भरकम लैंग्वेज में कही जाए तो तुम्हारा दिमाग उसे इग्नोर करने की कोशिश करेगा। इसी वजह से मार्केटिंग इतनी पावरफुल होती है। अगर कोई चीज बार बार दोहराई जाए तो तुम्हारा दिमाग उसे सच मानने लगता है, चाहे वह सच हो या नहीं। अगर किसी ब्रांड का नाम बार बार तुम्हारे सामने आए तो तुम्हें ऑटोमेटिकली लगने लगेगा कि वह ब्रांड ट्रस्टवर्दी है, भले ही तुमने उसे कभी इस्तेमाल ना किया हो। यह कॉग्निटिव ईज का खेल है। जो चीज जितनी बार देखी और सुनी जाती है, वह तुम्हारे दिमाग में उतनी ही ज्यादा क्रेडिबिलिटी हासिल कर लेती है। यही कॉन्सेप्ट तुम्हारी सोच पर भी लागू होता है। अगर तुम बार बार खुद से कहते हो कि मैं यह नहीं कर सकता, मेरे पास टैलेंट नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, तो तुम्हारा दिमाग इसे सच मानने लगता है। यह तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। लेकिन अगर तुम बार बार खुद से कहते हो कि मैं सीख सकता हूं, मैं ग्रो कर सकता हूं, मेरे अंदर पोटेंशियल है, तो तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे इसे एक्सेप्ट करने लगता है और तुम्हारी सोच बदलने लगती है। अब सवाल यह है कि इस कॉन्सेप्ट को तुम अपनी जिंदगी में कैसे यूज कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब भी तुम कोई इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हो, चाहे वह न्यूज हो, सोशल मीडिया हो या कोई एडवर्टाइजमेंट, ये सोचो कि क्या यह सच में लॉजिकल है या सिर्फ इसलिए बिलीवेबल लग रहा है क्योंकि इसे सिंपल और बार बार रिपीट किया गया है। दूसरा स्टेप है अपनी खुद की सोच को रीप्रोग्राम करना। जो बातें तुम्हारे दिमाग में बार बार रिपीट हो रही हैं, वे ही तुम्हारी रियलिटी बन रही हैं। अगर तुम अपने दिमाग को सही बिलीफ से भरोगे तो तुम्हारी पूरी साइकोलॉजी बदल सकती है। डेनियल कानीमन यही कहते हैं, अगर तुम अपनी सोच को कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं करोगे
तो तुम्हारा दिमाग नेचुरली उसी डायरेक्शन में जाएगा जो आसान लगती है, भले ही वह गलत हो। तुम्हें अपने दिमाग को चैलेंज करना सीखना होगा, हर इंफॉर्मेशन को क्रिटिकली एनालाइज करना होगा। जो आसान लग रहा है वह जरूरी नहीं कि सही हो, जो बार बार सुना गया है वह जरूरी नहीं कि सच हो। तुम्हारी जिंदगी में वही बदलाव आएगा जब तुम अपनी सोच की इस कॉग्निटिव ईज को तोड़ोगे और डीपर लेवल पर सोचना शुरू करोगे। अब यह तुम पर है, क्या तुम अपने दिमाग को उसी फ्लो में बहने दोगे जहां उसे कोई रेजिस्टेंस न मिले, या तुम खुद से टफ सवाल पूछोगे, अपनी सोच को शार्पन करोगे और अपने डिसीजंस को पहले से ज्यादा पावरफुल बनाओगे? चॉइस तुम्हारी है। चैप्टर 6, नॉर्म्स, सरप्राइजेस एंड कॉजेस। तुम्हारा दिमाग पैटर्न्स ढूंढता है। यह हर चीज को एक लॉजिक में फिट करना चाहता है ताकि दुनिया को समझना आसान हो जाए। जब भी तुम किसी चीज को देखते हो, कोई न्यूज सुनते हो, कोई नया एक्सपीरियंस लेते हो, तुम्हारा दिमाग उसे इंस्टेंटली कैटेगराइज करने की कोशिश करता है। यह नॉर्मल है या एबनॉर्मल, ये एक्सपेक्टेड था या सरप्राइज, ये किस वजह से हुआ। लेकिन दिक्कत यही है कि तुम्हारा दिमाग अक्सर बिना किसी ठोस रीजन के ही कंक्लूजन्स पर पहुंच जाता है। ये पैटर्न्स को जोड़ने के लिए कभी कभी गलत असम्पशंस बना लेता है, और यहीं से हमारी सोच में बायसेस आ जाते हैं। जब कुछ नॉर्मल लगता है तो तुम्हें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती, लेकिन जैसे ही कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है तुम्हारा दिमाग उसे एनालाइज करने लगता है। मान लो तुम हर रोज अपने ऑफिस के रास्ते में एक ही आदमी को देखते हो जो सड़क के किनारे चाय बेचता है। तुम उसे देखकर कभी ज्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि वह तुम्हारी दुनिया में एक नॉर्मल एलिमेंट बन चुका है। लेकिन अगर एक दिन वह आदमी वहां न हो तो तुम्हारा दिमाग अचानक अलर्ट हो जाएगा। क्या हुआ? वह कहां चला गया? तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी जागेगी, तुम पॉसिबिलिटीज सोचने लगोगे। यही है सरप्राइज का पावर। तुम्हारा दिमाग सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देता है जो उसकी एक्सपेक्टेशंस को तोड़ती हैं। अब सोचो, तुम न्यूज देख रहे हो। अगर कोई खबर प्रेडिक्टेबल है तो तुम्हें उसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं होगी, लेकिन जैसे ही कुछ शॉकिंग आता है, एक 90 साल के बूढ़े आदमी ने मैराथन जीत लिया, तुम इंस्टेंटली नोटिस करोगे। क्यों? क्योंकि यह तुम्हारी नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस को चैलेंज करता है। मीडिया इसी साइकोलॉजी का इस्तेमाल करता है। वे हेडलाइंस ऐसे डिजाइन करते हैं जो तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस को तोड़ें ताकि तुम उसे नोटिस करो, उस पर रिएक्ट करो। तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली रीजन ढूंढने लगता है, यह कैसे हुआ, ऐसा क्यों हुआ। लेकिन यहां एक बड़ी गलती होती है। जब भी तुम्हारा दिमाग किसी चीज का रीजन ढूंढता है, वह हमेशा एक सिंपल कॉज को पकड़ने की कोशिश करता है। तुमने देखा कि कोई इंसान बहुत सक्सेसफुल है तो तुम्हारा दिमाग तुरंत एक कारण जोड़ देता है। वह स्मार्ट होगा, उसके पास अच्छे कनेक्शंस होंगे, उसने बहुत मेहनत की होगी। लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी में चीजें इतनी सिंपल नहीं होती। हर आउटकम के पीछे हजारों छोटे छोटे फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं, लेकिन तुम्हारा दिमाग सिर्फ एक या दो को पकड़कर उसे पूरी कहानी बना देता है। यही रीजन है कि मिथ्स और गलतफहमियां इतनी आसानी से फैलती हैं। तुम जब भी किसी बड़े सक्सेस स्टोरी को देखते हो तो तुम्हें एक साफ सुथरी वजह चाहिए होती है। इस इंसान ने रिस्क लिया, इसलिए वह सक्सेसफुल हुआ। इसने अपनी जॉब छोड़ दी, इसलिए बिलियनियर बन गया। लेकिन तुम उन हजारों हिडन फैक्टर्स को इग्नोर कर देते हो जो उस सक्सेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। एनवायरनमेंट, लक, राइट टाइमिंग, छोटे छोटे डिसीजंस और कई अननोन वेरिएबल्स। तुम्हारा दिमाग रैंडमनेस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, उसे हर चीज का कारण चाहिए। लेकिन यही सोच तुम्हें एक झूठी रियलिटी में रखती है। अगर तुम इस ट्रैप से बचना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सोच को शिफ्ट करना होगा। जब भी कोई इवेंट तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस को तोड़े, जब भी कोई चीज तुम्हें सरप्राइज करे, तो तुरंत उसे एनालाइज मत करो। खुद से पूछो, क्या यह सच में सिर्फ एक कारण से हुआ या इसके पीछे और भी कई हिडन फैक्टर्स हैं? तुम्हें रैंडमनेस को एक्सेप्ट करना सीखना होगा। हर चीज का कोई एक सिंपल कारण नहीं होता, बल्कि यह बहुत सारे छोटे छोटे रीजंस का कॉम्बिनेशन होता है। डेनियल कानेमैन यही समझाते हैं। तुम्हारा दिमाग शॉर्टकट्स लेना पसंद करता है, लेकिन सच्चाई हमेशा कॉम्प्लेक्स होती है। अगर तुम अपनी सोच को रिफाइन करना चाहते हो तो तुम्हें हर इंफॉर्मेशन को क्रिटिकली एनालाइज करना होगा। सरप्राइजेस तुम्हारे सोचने के तरीके को शेप करते हैं।
लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि हर चीज को एक फिक्स्ड पैटर्न में बांधना हमेशा सही नहीं होता। असली इंटेलिजेंस यही है कि तुम रैंडमनेस को समझ सको, उसे एक्सेप्ट कर सको और अपनी सोच को फ्लेक्सिबल बना सको। यही माइंडसेट तुम्हें सही डिसीजंस लेने में मदद करेगा। चैप्टर 7, अ मशीन फॉर जंपिंग टू कंक्लूजन्स। तुम्हारा दिमाग कंक्लूजन्स पर पहुंचने की मशीन है। ये फैक्ट्स का वेट नहीं करता, ये पूरी पिक्चर देखने की कोशिश नहीं करता, ये सिर्फ अवेलेबल इंफॉर्मेशन पर भरोसा करके डिसीजन बना लेता है। और यही रीजन है कि लोग इतने कॉन्फिडेंट होते हैं अपनी बिलीव्स को लेकर, भले ही उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन ना हो। डेनियल कानेमन इसे कहते हैं जंपिंग टू कंक्लूजन्स। तुम्हारा दिमाग जल्दी से जल्दी सर्टेनिटी चाहता है। वह सोचने में ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं करना चाहता, इसलिए वह इनकम्प्लीट डेटा के आधार पर भी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस बना लेता है। सोचो, तुमने किसी को एक्सपेंसिव कार में देखा, तुम्हारा दिमाग तुरंत एक कंक्लूजन पर पहुंच जाएगा। यह आदमी बहुत रिच होगा, शायद इसका बहुत सक्सेसफुल बिजनेस है, यह बहुत स्मार्ट होगा। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या यह जरूरी है कि वह कार उसी ने खरीदी हो? क्या वह विरासती संपत्ति हो सकती है? क्या उसने कर्ज लेकर वह कार ली हो? तुम्हारा दिमाग इन पॉसिबिलिटीज को नहीं सोचता, क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी एक साफ सुथरा जवाब चाहिए। उसे दुनिया को एक सिंपल नैरेटिव में फिट करना है। और यही रीजन है कि हम अक्सर गलत डिसीजंस लेते हैं। ये बायस हर जगह है, न्यूज में, पॉलिटिक्स में, मार्केटिंग में, हमारी पर्सनल लाइफ में। जब भी तुम्हारे पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है, तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली उसे पूरा करने की कोशिश करता है। तुम्हारे दिमाग में एक बिल्ट इन मैकेनिज्म है जो पैटर्न्स क्रिएट करता है ताकि तुम्हें दुनिया समझने में आसानी हो। लेकिन जब यह मैकेनिज्म ओवर एक्टिव हो जाता है तो तुम रियलिटी को तोड़ मरोड़ कर देखने लगते हो। अब सोचो, अगर कोई तुमसे कहे कि अमीर लोग बहुत मेहनती होते हैं, तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली इसे एक्सेप्ट करने लगेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें एग्जाम्पल्स याद आने लगेंगे, इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, अंबानी। लेकिन तुम्हें वे हजारों लोग याद नहीं आएंगे जो उतनी ही मेहनत कर रहे हैं लेकिन अमीर नहीं बन पाए। यह सिलेक्शन बायस है। तुम्हारा दिमाग सिर्फ उन चीजों को नोटिस करता है जो उसकी पहले से बनी धारणाओं को कंफर्म करें। जो चीजें तुम्हारे बिलीफ्स से मैच नहीं करती, उन्हें तुम ऑटोमेटिकली इग्नोर करने लगते हो। यही चीज मार्केटिंग में भी होती है। जब कोई ब्रांड बार बार बोलता है कि हमारी प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है, हमारी सर्विस सबसे तेज है, तो तुम्हारा दिमाग इसे सच मानने लगता है, भले ही तुम्हारे पास इसे वेरीफाई करने का कोई तरीका ना हो। जब कोई एडवर्टाइजमेंट बार बार रिपीट किया जाता है तो वह तुम्हारे सबकॉन्शियस में बैठ जाता है और तुम यह सोचने लगते हो कि हाँ, शायद यही सही है। डैनियल कानेमन हमें यह समझाते हैं कि हमारा दिमाग एविडेंस को एनालाइज करने से पहले ही कंक्लूजन बना लेता है। हम सोचते नहीं, हम बस असम्पशंस बना लेते हैं। जब भी तुम्हें कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, तुम्हारा दिमाग इंस्टेंट जजमेंट करता है, यह सही है या गलत, यह अच्छा है या बुरा, यह ट्रस्टवर्दी है या नहीं। लेकिन असली इंटेलिजेंस यही है कि तुम अपने दिमाग को रोक सको, उस इंस्टेंट जजमेंट को पॉज कर सको और डीपर लेवल पर सोच सको। अगर तुम सच में अपनी सोच को शार्पन करना चाहते हो तो तुम्हें एक हैबिट बनानी होगी। किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले खुद से सवाल पूछो, क्या मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन है? क्या मैं सिर्फ उस डेटा को देख रहा हूं जो मेरी सोच को कंफर्म करता है? क्या मेरे दिमाग ने इस इंफॉर्मेशन को तोड़ मरोड़ कर देखा है? अगर तुम अपनी खुद की सोच को चैलेंज नहीं करोगे तो तुम हमेशा एक ही लूप में फंसे रहोगे। तुम वही चीजें मानोगे जो तुम्हें मानने में आसान लगती हैं। तुम वही कंक्लूजन्स निकालोगे जो तुम्हारे बिलीफ्स को कंफर्म करते हैं और तुम्हारी ग्रोथ रुक जाएगी। डेनियल कानेमन की पूरी किताब यही सिखाती है। तुम्हारा दिमाग नेचुरली बायस्ड है। तुम्हें लगता है कि तुम रैशनल हो, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम अक्सर बिना सोचे समझे डिसीजंस लेते हो। अगर तुम सच में पावरफुल बनना चाहते हो, अगर तुम अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में बेहतर डिसीजंस लेना चाहते हो, तो तुम्हें अपने दिमाग की इस जंप टू कंक्लूजन टेंडेंसी को कंट्रोल करना होगा। तुम्हें हर इंफॉर्मेशन को क्रिटिकली एनालाइज करना होगा। तुम्हें हर बिलीफ को चैलेंज करना होगा। यही असली पावर है।
यही असली इंटेलिजेंस है। चैप्टर 8, हाउ जजमेंट्स हैपन। तुम्हारा दिमाग हर सेकंड डिसीजंस ले रहा है, अक्सर बिना तुम्हारी कॉन्शियस अवेयरनेस के। ये डिसीजंस तुम्हारी सोच, तुम्हारी इमोशंस और तुम्हारे रिएक्शंस को शेप करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, तुम इन जजमेंट्स को कैसे बनाते हो? क्या तुम हर बार लॉजिकली सोचकर कोई फैसला लेते हो, या तुम्हारा दिमाग शॉर्टकट्स लेकर कंक्लूजन्स तक पहुंच जाता है? डैनियल कानीमैन बताते हैं कि इंसान का दिमाग एफर्ट से बचने के लिए बना है। जब भी उसे किसी चीज का जवाब जल्दी चाहिए होता है, तो वह अवेलेबल इंफॉर्मेशन से ही एक अनुमान लगा लेता है, भले ही वह पूरा सच न हो। इसे ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं, एक तरह के मेंटल शॉर्टकट्स जो सोचने का काम आसान बना देते हैं, लेकिन अक्सर हमें गलतफहमी में डाल देते हैं। मान लो तुम किसी से पहली बार मिलते हो और वह बहुत कॉन्फिडेंट तरीके से बात कर रहा है। तुम्हारा दिमाग तुरंत यह असम्पशन बना लेगा कि वह इंसान स्मार्ट और नॉलेजेबल है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि ऐसा हो। यह सिर्फ उसका सेल्फ एश्योरेंस हो सकता है, न कि असली इंटेलिजेंस। तुम्हारे दिमाग ने बिना किसी ठोस प्रूफ के जजमेंट बना लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने कॉन्फिडेंस को इंटेलिजेंस से जोड़ दिया। अब सोचो, तुम्हें किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना है। तुम्हें उस कंपनी का नाम पहले से ही कई बार सुनने को मिला है और तुमने कई लोगों को उसकी तारीफ करते हुए सुना है। तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली इस फैमिलियरिटी को क्रेडिबिलिटी मान लेता है। तुम सोचते हो, अगर इतने लोग इसे अच्छा कह रहे हैं तो यह सच ही होगा। लेकिन क्या तुमने खुद रिसर्च की? क्या तुमने एक्चुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखी? नहीं, तुमने सिर्फ अपने दिमाग के ऑटोमेटिक जजमेंट पर भरोसा कर लिया। यही वजह है कि मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग इतनी पावरफुल होती है। बार बार सुनाई देने वाली बात तुम्हारे दिमाग में सच लगने लगती है। इसी प्रिंसिपल पर बड़े ब्रांड्स काम करते हैं। जब कोई प्रोडक्ट बार बार सामने आती है तो तुम्हारा दिमाग उसे रिलायबल मानने लगता है, भले ही उसके बारे में तुम्हारे पास कोई सॉलिड प्रूफ न हो। कानीमैन हमें यह समझाते हैं कि हमारा जजमेंट सिस्टम बहुत फ्लॉज्ड है। हम सोचते हैं कि हम लॉजिकल बीइंग्स हैं, लेकिन असल में हमारा दिमाग इल्यूजन्स में फंसता रहता है। और सबसे बड़ा इल्यूजन यह है कि हमें लगता है कि हम सही हैं। जब तुम किसी बात को सही मान लेते हो, तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली उन चीजों को ढूंढने लगता है जो तुम्हारे बिलीफ को सपोर्ट करें। इसे कॉन्फर्मेशन बायस कहते हैं। यही वजह है कि लोग पॉलिटिक्स, रिलीजन या पर्सनल ओपिनियंस पर इतनी जल्दी अड़ जाते हैं। वे सिर्फ वही फैक्ट्स देखते हैं जो उनकी सोच से मेल खाते हैं, बाकी सबको इग्नोर कर देते हैं। अगर तुम सच में अपने डिसीजंस को इंप्रूव करना चाहते हो, तो तुम्हें अपने जजमेंट्स को स्लो डाउन करना होगा। तुम्हें अपनी खुद की सोच को चैलेंज करना होगा। जब भी तुम्हारा दिमाग कोई क्विक असम्पशन बनाए, तो खुद से पूछो, क्या यह सच में पूरा सच है? क्या मैंने ऑल्टरनेट पॉसिबिलिटीज को कंसिडर किया है? क्या मैं सिर्फ वही देख रहा हूं जो मुझे देखना आसान लग रहा है? डैनियल कानीमैन की यह किताब हमें यही सिखाती है कि इंसान का जजमेंट हमेशा परफेक्ट नहीं होता। ये बायसेस, इमोशंस और शॉर्टकट से भरा हुआ होता है। लेकिन अगर तुम इन पैटर्न्स को पहचानने लगो, तो तुम अपनी सोच को शार्पन कर सकते हो। तुम लॉजिकल डिसीजंस लेने में बेहतर हो सकते हो। और यही असली इंटेलिजेंस है, अपने दिमाग की वीकनेसेस को समझकर उसे सही दिशा में ट्रेन करना। चैप्टर 9, आंसरिंग एन ईजियर क्वेश्चन। तुम्हारा दिमाग एक जादूगर की तरह है जो हर सवाल का जवाब देना चाहता है, लेकिन जादूगर हमेशा सच नहीं बताता, वह शॉर्टकट्स लेता है। जब कोई मुश्किल सवाल आता है तो दिमाग उसे सिंप्लीफाई कर देता है, उसे किसी आसान सवाल में बदल देता है और बिना सोचे समझे उसका जवाब दे देता है। और मजे की बात यह है कि तुम्हें इस ट्रिक का पता भी नहीं चलता। तुम्हें लगता है कि तुमने सही सोचा, लेकिन हकीकत में तुम्हारा दिमाग खुद को बेवकूफ बना चुका होता है। मान लो तुमसे पूछा जाए, क्या ये कंपनी अगले 10 सालों में सफल होगी? यह एक कॉम्प्लेक्स सवाल है जिसके लिए तुम्हें मार्केट ट्रेंड्स, कंपटीशन, फाइनेंशियल्स और लीडरशिप को एनालाइज करना होगा। लेकिन तुम्हारा दिमाग यह सब करने की बजाय इस सवाल को आसान बना देता है, क्या यह कंपनी अभी अच्छा कर रही है? और अगर इसका जवाब हाँ है, तो तुम सोच लेते हो कि यह आगे भी अच्छा करेगी। लेकिन यह असम्पशन गलत हो सकता है।
वर्तमान सफलता भविष्य की गारंटी नहीं है। यही प्रोसेस हर जगह चलता है। जब तुम किसी इंसान के बारे में जजमेंट बनाते हो तो तुम उसकी पूरी कहानी नहीं देखते। तुम बस एक आसान सवाल के जवाब पर भरोसा कर लेते हो। क्या ये इंसान कॉन्फिडेंट लग रहा है? अगर हां, तो तुम उसे स्मार्ट और कैपेबल मान लेते हो, बिना किसी सॉलिड प्रूफ के। यही रीजन है कि बहुत से लोग सिर्फ दिखावे से दूसरों को प्रभावित कर लेते हैं। डैनियल kahneman इस फिनोमिनॉन को सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तुम्हारा दिमाग एक मुश्किल सवाल को एक आसान सवाल में बदल देता है और फिर उस आसान सवाल का जवाब देकर खुद को संतुष्ट कर लेता है, लेकिन असली सवाल का जवाब कभी नहीं मिलता। और यही गलती डिसीजन मेकिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। अब सोचो, अगर तुमसे पूछा जाए क्या ये पॉलिटिशियन देश के लिए अच्छा होगा, यह एक बहुत बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, लेकिन तुम इसका जवाब कैसे देते हो? तुम ये सोचते हो, क्या उसकी स्पीचेस अच्छी हैं? क्या वो कैरिज्मेटिक है? और अगर हां, तो तुम उसे अच्छा लीडर मान लेते हो। लेकिन क्या अच्छा बोलने वाला आदमी हमेशा अच्छा लीडर होता है? नहीं, लेकिन तुम्हारा दिमाग आसान रास्ता लेता है और तुम्हें लगता है कि तुमने सही सोचा। इसी बायस की वजह से लोग मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट्स में फंसते हैं। जब किसी प्रोडक्ट का एड बार बार दिखता है तो तुम्हारा दिमाग यह सवाल नहीं करता कि क्या यह प्रोडक्ट वाकई अच्छा है, बल्कि यह एक आसान सवाल पूछता है, क्या मुझे यह प्रोडक्ट जाना पहचाना लगता है? और अगर हां, तो तुम उसे अच्छा मान लेते हो। इसीलिए बड़े ब्रांड्स बार बार अपना नाम सामने लाते हैं ताकि फेमिलियरिटी को क्रेडिबिलिटी में बदल दिया जाए। अगर तुम्हें सच में स्मार्ट डिसीजंस लेने हैं तो तुम्हें अपने दिमाग की इस ट्रिक को पकड़ना होगा। जब भी तुम किसी चीज पर कंक्लूजन बनाओ, खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं असली सवाल का जवाब दे रहा हूं या सिर्फ किसी आसान सवाल का? जब भी तुम्हें कोई चीज बहुत सिंपल लगे, एक बार रुककर सोचो, क्या यह सच में इतना सिंपल है या मेरा दिमाग मुझे बेवकूफ बना रहा है? जब तुम इस हैबिट को डेवलप करोगे, तब तुम्हारे डिसीजंस पावरफुल बनेंगे। तब तुम उन ट्रैप्स से बचोगे जिनमें ज्यादातर लोग फंसते हैं। डैनियल kahneman की ये किताब तुम्हें ये समझाने के लिए नहीं है कि तुम हमेशा गलत सोचते हो। ये तुम्हें ये सिखाने के लिए है कि अगर तुम अपनी सोच को शार्पन कर लो तो तुम एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन सकते हो। तुम्हें अपनी हर सोच को चैलेंज करना होगा। हर बार जब तुम्हारा दिमाग कोई फास्ट आंसर दे, उसे स्लो करो, उसे गहराई से देखो। और जब तुम ऐसा करने लगोगे, तब तुम सिर्फ सोचने वाले इंसान नहीं रहोगे, बल्कि एक मास्टर थिंकर बन जाओगे। चैप्टर 10, द लॉ ऑफ स्मॉल नंबर्स। तुम्हारा दिमाग पैटर्न्स ढूंढने में माहिर है। जब भी तुम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हो, तुम्हारा दिमाग उसे एक मीनिंगफुल कहानी में बदलना चाहता है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या वो कहानी सच होती है या सिर्फ एक इल्यूजन? डैनियल kahneman हमें एक बहुत बड़ा ट्रूथ सिखाते हैं। हमारा दिमाग अक्सर स्मॉल नंबर्स से कंक्लूजन्स निकालने की गलती करता है। हम लिमिटेड डेटा देखकर बड़े डिसीजंस ले लेते हैं, बिना ये सोचे कि क्या वो डेटा सच में भरोसेमंद है। मान लो किसी शहर में 2 स्कूल्स हैं, एक बड़ा और एक छोटा। एक रिसर्च कहती है कि छोटे स्कूल के स्टूडेंट्स का एवरेज परफॉर्मेंस ज्यादा हाई रहता है। सुनने में ये एक इंप्रेसिव फैक्ट लगता है और लोग तुरंत सोचने लगते हैं कि छोटे स्कूल्स में क्वालिटी एजुकेशन ज्यादा होती है। लेकिन यही डेटा अगर उल्टा हो जाए, अगर कहा जाए कि सबसे खराब परफॉर्मेंस भी इन्हीं छोटे स्कूल्स में देखने को मिला, तो फिर अब कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। असल में जो हो रहा है वो रैंडमनेस का खेल है। छोटे ग्रुप्स में वेरिएशन ज्यादा होती है। कभी वो एक्सेप्शनली अच्छा परफॉर्म करते हैं, कभी एक्सेप्शनली बुरा। लेकिन हमारा दिमाग इसे समझने की बजाय इसे एक पैटर्न समझ लेता है। हम सोचते हैं कि इसमें कोई लॉजिक है, जबकि ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स का खेल है। यही गलती हम स्टॉक मार्केट में करते हैं। कोई नया इन्वेस्टर देखता है कि किसी छोटी कंपनी के शेयर्स कुछ हफ्तों में डबल हो गए। वो तुरंत सोच लेता है कि यह एक ब्रिलियंट कंपनी है और वह जल्दबाजी में इन्वेस्ट कर देता है। लेकिन असल में यह ग्रोथ एक टेम्परेरी फ्लक्चुएशन हो सकता है और कुछ हफ्तों बाद वही कंपनी क्रैश भी कर सकती है। बड़े इन्वेस्टर्स जानते हैं कि छोटी सैंपल्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
लेकिन आम लोग इस लॉ ऑफ स्मॉल नंबर्स को इग्नोर कर देते हैं। स्पोर्ट्स में भी यही होता है। जब कोई नया खिलाड़ी 2-3 मैचेस में अच्छा परफॉर्म करता है तो मीडिया उसे फ्यूचर सुपरस्टार घोषित कर देती है। लेकिन कुछ मैचेस के बाद जब उसका परफॉर्मेंस नीचे गिरता है तो लोग कहते हैं कि वो ओवरहाइप्ड था। लेकिन सच ये है कि शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस से लॉन्ग टर्म कंक्लूजन्स नहीं निकाले जा सकते। डेनियल कानेमन हमें सिखाते हैं कि रैंडमनेस को समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम किसी स्मॉल सैंपल से कोई बड़ा डिसीजन लेने की कोशिश करें तो हमें खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या यह पैटर्न सच में मीनिंगफुल है या यह सिर्फ लक और रैंडमनेस का नतीजा है? यह सवाल हमारी सोच को शार्पन कर सकता है और हमें इम्पल्सिव डिसीजंस लेने से रोक सकता है। अगर तुम अपने डिसीजंस को बेहतर बनाना चाहते हो तो तुम्हें पेशेंस रखनी होगी। छोटे नंबर्स के डेटा से कंक्लूजन्स मत निकालो। ज्यादा डेटा इकट्ठा करो, ट्रेंड्स को एनालाइज करो और सोचो कि क्या जो दिख रहा है वो सच में लॉन्ग टर्म पैटर्न है या सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल इल्यूजन। अगर तुम इस गलती से बच गए तो तुम अपनी जिंदगी के हर एस्पेक्ट, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, रिलेशनशिप्स और लर्निंग में दूसरों से ज्यादा स्मार्ट डिसीजंस ले पाओगे। यही असली इंटेलिजेंस है और यही तुम्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाएगी। चैप्टर 11, एंकर्स। तुम्हारा दिमाग कभी भी खाली जगह नहीं छोड़ता। जब भी उसे कोई नया नंबर, कोई नई इंफॉर्मेशन मिलती है वो उसे पकड़ लेता है और उसे एक रेफरेंस पॉइंट बना लेता है और फिर आगे की सारी सोच उसी रेफरेंस पॉइंट के इर्द गिर्द घूमने लगती है। इसे कहते हैं एंकरिंग इफेक्ट, जहां तुम्हारा दिमाग एक शुरुआती नंबर या फैक्ट से इतना इन्फ्लुएंस हो जाता है कि उसके आगे की सारी कैलकुलेशंस और डिसीजंस डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं। मान लो तुमसे पूछा जाए कि गांधी जी की उम्र कितनी थी जब उनकी मृत्यु हुई, लेकिन इससे पहले तुम्हें एक रैंडम नंबर दिखा दिया जाए, मान लो 45। अब जब तुम गेस करोगे तो तुम्हारी गेस उस नंबर के आसपास ही रहेगी, लेकिन अगर तुम्हें पहले 100 दिखाया जाए तो तुम्हारी गेस ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी। यह है एंकरिंग का जादू। तुम्हारा दिमाग उस पहली इंफॉर्मेशन को पकड़ लेता है, भले ही उसका सच से कोई लेना देना ना हो। इसी ट्रिक का इस्तेमाल सेल्स और मार्केटिंग में होता है। जब कोई शॉपकीपर पहले तुम्हें 10,000 रुपए का एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट दिखाता है और फिर 5,000 रुपए का प्रोडक्ट दिखाता है तो तुम्हें दूसरा वाला सस्ता लगता है, भले ही उसका असली प्राइस सिर्फ 3,000 रुपए के लायक हो। तुम्हारा दिमाग पहले वाले हाई प्राइस को एंकर बना लेता है और उसके कंपैरिजन में दूसरा प्राइस सही लगता है। नेगोशिएशन में भी यही होता है। जो भी पहला नंबर बोलता है वही पूरी कॉन्वर्सेशन की डायरेक्शन तय कर देता है। अगर तुम किसी चीज के लिए 50,000 रुपए की डिमांड कर देते हो तो सामने वाला उसी रेंज में बार्गेन करेगा, लेकिन अगर तुम सिर्फ 20,000 रुपए से शुरू करते हो तो फाइनल डील बहुत कम पर सेटल होगी। यही रीजन है कि स्मार्ट नेगोशिएटर्स हमेशा पहला नंबर बोलते हैं और वो नंबर जानबूझकर थोड़ा एक्सट्रीम रखते हैं ताकि बातचीत उसी के आसपास घूमे। एंकरिंग सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है, ये तुम्हारे पूरे परसेप्शन को बदल सकती है। मान लो तुम किसी रेस्टोरेंट में जाते हो और मेन्यू में सबसे पहले 2,000 रुपए वाला डिश देखते हो, फिर 800 रुपए वाला डिश देखते हो। तुम्हें 800 रुपए सडनली अफोर्डेबल लगेगा, जबकि अगर वही डिश पहले दिखाई जाती तो तुम्हें वो महंगा लगता। यही रीजन है कि अपस्केल रेस्टोरेंट्स हमेशा अपने सबसे महंगे आइटम्स को मेन्यू में सबसे पहले रखते हैं ताकि तुम्हारा दिमाग उस हाई प्राइस को एंकर बना ले और बाकी ऑप्शंस तुम्हें सस्ते लगें। डिसीजन मेकिंग में अगर तुम एंकरिंग से बचना चाहते हो तो तुम्हें अपनी थिंकिंग को रीसेट करना सीखना होगा। जब भी कोई तुम्हारे सामने कोई प्राइस, कोई नंबर, कोई इंफॉर्मेशन रखे, पॉज करो और सोचो, क्या मैं इस इंफॉर्मेशन से इन्फ्लुएंस हो रहा हूं? क्या यह नंबर सच में रेलेवेंट है या बस मेरी सोच को मैनिपुलेट करने के लिए रखा गया है? जब तुम इस ट्रैप को पहचानने लगोगे तब तुम बेहतर डिसीजंस लेने लगोगे। डैनियल कानेमन हमें सिखाते हैं कि हमारा दिमाग हमेशा पहली इंफॉर्मेशन को ओवर वैल्यू करता है, लेकिन अगर तुम अपनी सोच को कॉन्शियसली स्लो कर लो तो तुम इस बायस से बच सकते हो। अपने डिसीजंस को दूसरों के सेट किए गए एंकर से मत बांधो। अपनी सोच को एक नई दिशा दो और जब तुम ऐसा करने लगोगे तब तुम्हारी चॉइसेस ज्यादा लॉजिकल, ज्यादा पावरफुल
और ज्यादा इंडिपेंडेंट होंगी। यही वो माइंडसेट है जो तुम्हें भीड़ से अलग खड़ा करेगा, तुम्हें ज्यादा शार्प बनाएगा और तुम्हारी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। चैप्टर 12, द साइंस ऑफ अवेलेबिलिटी। तुम्हारा दिमाग हर डिसीजन, हर सोच को किसी न किसी मेमोरी के साथ जोड़कर देखता है। जो चीजें तुम्हें जल्दी याद आ जाती हैं, जो तुम्हारे दिमाग में इंस्टेंटली फ्लैश होती हैं, तुम्हें वही सच लगने लगती हैं। इसे कहते हैं अवेलेबिलिटी बायस, जहां तुम उसी इंफॉर्मेशन पर भरोसा करने लगते हो जो तुम्हारे दिमाग में आसानी से अवेलेबल होती है, चाहे वो सच हो या नहीं। मान लो तुमने न्यूज में किसी प्लेन क्रैश के बारे में सुना, तुमने तस्वीरें देखी, लोगों की चीखें सुनी और वो दर्दनाक विजुअल्स तुम्हारे दिमाग में बैठ गए। अब जब कभी तुमसे पूछा जाए कि प्लेन ट्रैवल कितना सेफ है, तो तुम्हारा दिमाग तुरंत उसी क्रैश को याद करेगा और तुम कहोगे कि प्लेन ट्रैवल रिस्की है। लेकिन सच तो ये है कि स्टैटिस्टिकली प्लेन्स दुनिया का सबसे सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। तुम कार में ज्यादा रिस्क लेते हो, लेकिन क्योंकि कार एक्सीडेंट्स न्यूज में कम आते हैं और उनमें ऐसी ड्रामेटिक इमेजेस नहीं होती, इसलिए तुम्हें वो कम खतरनाक लगते हैं। यही ट्रिक मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करते हैं। जो चीज बार बार दिखती है वही तुम्हारे लिए रियलिटी बन जाती है। अगर तुम्हें बार बार दिखाया जाए कि इकॉनमी खराब हो रही है, लोग जॉब खो रहे हैं, तो तुम ऑटोमेटिकली डरने लगोगे, भले ही तुम्हारे आसपास के लोग नॉर्मल लाइफ जी रहे हों। तुम्हारा दिमाग नेगेटिविटी को ज्यादा जल्दी पकड़ता है, इसलिए बैड न्यूज ज्यादा इंपैक्टफुल होती है। ये बायस सिर्फ डर तक सीमित नहीं है, ये तुम्हारी फाइनेंशियल डिसीजंस, करियर चॉइसेस और रिलेशनशिप्स तक को कंट्रोल करता है। अगर तुम्हारे दोस्त में से कोई एक बार बिजनेस में फेल हो गया, तो तुम्हारा दिमाग उसे याद रखेगा और तुम्हें लगेगा कि बिजनेस करना रिस्की है। लेकिन जो हजारों लोग साइलेंटली सक्सेस पा रहे हैं, उनके बारे में तुम्हें ज्यादा सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके स्टोरीज सेंसेशनल नहीं होते। मार्केटिंग में भी यही गेम चलता है। अगर कोई ब्रांड बार बार तुम्हारे सामने आता है, तो तुम्हें ऑटोमेटिकली वो ब्रांड ज्यादा ट्रस्टवर्दी लगने लगता है। यही रीजन है कि बड़ी कंपनीज करोड़ों खर्च करके एड्स चलाती हैं। वो तुम्हारे दिमाग में खुद को इतनी बार डाल देते हैं कि जब भी तुम्हें कोई प्रोडक्ट खरीदना हो, तुम ऑटोमेटिकली उन्हीं ब्रांड्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाओ। अवेलेबिलिटी बायस से बचने का सिर्फ एक तरीका है, अपनी सोच को स्लो करना। हर डिसीजन से पहले खुद से ये सवाल पूछना, क्या ये इंफॉर्मेशन सच में एक्यूरेट है या सिर्फ इसीलिए स्ट्रांग लग रही है क्योंकि मैंने इसे बार बार सुना है। अगर तुम इस ट्रैप को पहचानना सीख गए, तो तुम मार्केटिंग गिमिक्स, मीडिया मैनिपुलेशन और फियर बेस्ड डिसीजन से खुद को बचा पाओगे। डेनियल कानेमन हमें सिखाते हैं कि हमारा दिमाग शॉर्टकट्स लेता है, लेकिन उन शॉर्टकट्स पर आंख बंद करके भरोसा करना सबसे बड़ी गलती होती है। जो चीजें तुम्हें आसानी से याद आ रही हैं, जरूरी नहीं कि वो सच भी हों। सच जानने के लिए तुम्हें एक्टिवली रिसर्च करनी होगी, अपनी सोच को चैलेंज करना होगा और बाहर की नॉइज से हटकर अपनी क्लैरिटी को डेवलप करना होगा। जब तुम ऐसा करोगे, तो तुम्हारे डिसीजंस ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा लॉजिकल और ज्यादा पावरफुल होंगे, और यही तुम्हें दूसरों से अलग बनाएगा। चैप्टर 13, अवेलेबिलिटी, इमोशन एंड रिस्क। तुम्हारा दिमाग लॉजिक से नहीं, इमोशंस से डिसीजन लेता है। तुम सोचते हो कि तुम फैक्ट्स और फिगर्स के बेस पर सही फैसले लेते हो, लेकिन असल में तुम्हारा दिमाग उन चीजों को ज्यादा वैल्यू देता है जो तुम्हें इमोशनली इंपैक्ट करती हैं। यही वजह है कि डर, गुस्सा, खुशी, ये सारी भावनाएं तुम्हारी सोच को कंट्रोल करती हैं। और जब कोई इमोशन तुम्हारे दिमाग पर हावी हो जाता है, तो तुम्हें हर चीज उसी इमोशन के पर्सपेक्टिव से दिखने लगती है। अगर तुमने कहीं सुना कि किसी शार्क ने समुद्र में किसी इंसान पर हमला कर दिया, तो तुम्हारा दिमाग तुरंत ओशन को डेंजरस मान लेगा। लेकिन क्या तुम जानते हो कि हर साल वेंडिंग मशीन्स के नीचे दबकर मरने वालों की संख्या शार्क्स के हमलों से ज्यादा होती है? फिर भी कोई वेंडिंग मशीन से डरता नहीं, क्योंकि उसमें वो भावनात्मक प्रभाव नहीं है जो एक शार्क अटैक की न्यूज में होता है। यही है अवेलेबिलिटी बायस और इमोशन का खेल। रिस्क परसेप्शन भी पूरी तरह से इमोशंस पर बेस्ड होता है। तुम वही चीजें ज्यादा रिस्की मानते हो
जो तुम्हारे दिमाग में विविडली स्टोर हो जाती हैं। अगर कोई टेररिस्ट अटैक की न्यूज़ आती है तो लोगों को लगता है कि अब दुनिया अनसेफ हो गई है। भले ही स्टैटिस्टिकली टेररिस्ट अटैक्स रेयर होते हैं, लेकिन हार्ट डिजीजेस जो हर साल लाखों लोगों की जान लेती हैं, उनके बारे में लोग उतना नहीं सोचते, क्योंकि उनमें कोई ड्रामेटिक इवेंट नहीं होता। तुम्हारा दिमाग सिर्फ वही रिस्क सीरियसली लेता है जो विजुअली और इमोशनली इम्पैक्टफुल होता है। मार्केटिंग और मीडिया इसे बहुत अच्छे से समझते हैं। जब कोई कंपनी तुम्हें कोई प्रोडक्ट बेचती है तो वो सिर्फ नंबर्स नहीं दिखाती, वो इमोशंस ट्रिगर करती है। एक लग्जरी कार का ऐड देखो, उसमें हॉर्स पावर या इंजन एफिशिएंसी पर फोकस नहीं किया जाता, बल्कि उसमें एक रिच सक्सेसफुल इंसान को दिखाया जाता है जो तुम्हारे अंदर एस्पिरेशन जगाता है। तुम्हारा दिमाग उस कार को सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं, बल्कि एक स्टेटस सिंबल के रूप में देखने लगता है। इलेक्शन कैंपेन्स भी इसी साइकोलॉजी पर चलते हैं। किसी भी पॉलिटिशियन का गोल सिर्फ फैक्ट्स देने का नहीं होता, बल्कि ऐसा नैरेटिव बिल्ड करने का होता है जिससे लोगों की इमोशंस ट्रिगर हों। अगर वो तुम्हें डरा सके कि दुनिया खतरे में है और सिर्फ वही तुम्हें बचा सकता है, तो तुम लॉजिक भूलकर उसे ही अपना लीडर मानने लगोगे। यही रीजन है कि फियर बेस्ड प्रोपेगेंडा सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। अगर तुम स्मार्ट बनना चाहते हो तो तुम्हें इस इमोशनल मैनिपुलेशन को पहचानना सीखना होगा। जब भी कोई इंफॉर्मेशन तुम्हारे दिमाग में स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालती है, पॉज करो और सोचो, क्या ये सच में इतना बड़ा रिस्क है या सिर्फ इसलिए बड़ा लग रहा है क्योंकि इसने मेरे इमोशंस को ट्रिगर कर दिया है। जितना ज्यादा तुम इस बायस को समझोगे, उतना ही ज्यादा तुम रैशनल और पावरफुल डिसीजंस ले पाओगे। डैनियल कानेमन हमें सिखाते हैं कि हमारा दिमाग हर चीज को इमोशनल फिल्टर से देखता है, लेकिन अगर तुम सच में समझदार बनना चाहते हो तो तुम्हें अपनी इमोशंस को टेम्पोरेरीली सस्पेंड करके रियलिटी को देखना होगा। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी सोच में एक नया क्लैरिटी आएगा, तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट डिसीजंस ले पाओगे और तुम दूसरों के इन्फ्लुएंस में नहीं आओगे। और यही है वो माइंडसेट जो तुम्हें भीड़ से अलग करेगा और तुम्हें आगे बढ़ने की असली ताकत देगा। चैप्टर 14 टॉम डब्ल्यूज स्पेशलिटी। तुम्हारे दिमाग को सर्टेनिटी पसंद है, वो प्रेडिक्टेबिलिटी चाहता है, हर चीज को नीटली कैटेगराइज करना चाहता है। लेकिन असली दुनिया इतनी सिंपल नहीं है और यहीं पर तुम्हारा दिमाग तुमसे खेल करता है। वो तुम्हें पैटर्न्स दिखाता है, कनेक्शंस बनाता है और बिना सोचे समझे कंक्लूजन्स पर पहुंच जाता है। तुम्हें लगता है कि तुम लॉजिकली सोच रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारा दिमाग शॉर्टकट्स ले रहा होता है, बायसेस से भरा हुआ, गलत फैसले लेने के लिए तैयार। सोचो, तुम्हारे सामने एक आदमी का छोटा सा डिस्क्रिप्शन आता है। टॉम डब्ल्यू, जो बहुत डिसिप्लिन्ड है, उसे लॉजिकल चीजें पसंद हैं, वो ज्यादा सोशल नहीं है, नंबर्स और स्ट्रक्चर के साथ कंफर्टेबल है। अब अगर तुमसे पूछा जाए कि वो किस फील्ड में होगा, तो तुम्हारा दिमाग क्या कहेगा? ज्यादातर लोग सोचेंगे कि वो अकाउंटेंट या इंजीनियर होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग पैटर्न्स ढूंढता है। लेकिन रुको, तुमने इस फैसले तक कैसे पहुंचे? क्या तुमने प्रोबेबिलिटीज देखी? क्या तुमने सोचा कि हो सकता है कि वो एक आर्टिस्ट हो, म्यूजिशियन हो या किसी और फील्ड में हो? नहीं, क्योंकि तुम्हारे दिमाग ने रिप्रेजेंटेटिवनेस बायस को एक्टिवेट कर दिया। उसने तुरंत उसे एक स्टीरियोटाइप में डाल दिया, बिना इस बात पर ध्यान दिए कि स्टैटिस्टिकली वो किसी भी प्रोफेशन में हो सकता है। यही बायस तुम्हारी सोच को हर दिन मैनिपुलेट करता है। जब तुम किसी इंसान को एक्सपेंसिव सूट में देखते हो तो तुम्हें लगता है कि वो सक्सेसफुल होगा। जब कोई इंसान पोलाइट होता है तो तुम्हें लगता है कि वो ट्रस्टवर्दी होगा। लेकिन क्या ये सच है या तुम्हारा दिमाग बस शॉर्टकट्स ले रहा है? रियल वर्ल्ड में डिसीजन स्टैटिस्टिक्स और लॉजिक से लिए जाने चाहिए, ना कि सिर्फ इंट्यूशन से। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। मान लो तुम्हें बताया जाए कि एक नया स्टार्टअप बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, तुम्हारा दिमाग तुरंत मान लेगा कि हर स्टार्टअप को ऐसी ही सक्सेस मिलेगी। लेकिन क्या तुमने सोचा कि 90% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं? तुम्हारा दिमाग बस उन्हीं सक्सेस स्टोरीज को देखता है जो उसे दिखाई जाती हैं, लेकिन जो फेलियर्स होते हैं वो तुम्हारी नजरों से गायब रहते हैं। यही वजह है कि लोग कैसीनोज में बार बार पैसा गंवाते हैं। उन्हें लगता है कि अगली बार उनकी बारी होगी,
क्योंकि उन्होंने जैकपॉट जीतने वालों की कहानियां सुनी हैं। लेकिन असलियत यह है कि उनकी प्रोबेबिलिटी हर बार उतनी ही कम रहती है। तुम्हारा दिमाग पैटर्न्स ढूंढ रहा है, लेकिन असली गेम नंबर्स का है, रैंडमनेस का है, और इसे समझने वाले ही स्मार्ट डिसीजंस लेते हैं। अगर तुम्हें वाकई में सही फैसले लेने हैं तो तुम्हें रिप्रेजेंटेटिवनेस बायस को तोड़ना होगा। जब भी तुम्हारा दिमाग किसी इंसान या किसी सिचुएशन को किसी फिक्स्ड कैटेगरी में डालने की कोशिश करे, पॉज करो और सोचो, क्या ये सच में लॉजिकल है या बस एक इल्यूजन? क्या मेरे पास रियल डेटा है या मैं असम्पशंस पर भरोसा कर रहा हूं? डैनियल कानेमन हमें सिखाते हैं कि हमारे दिमाग का डिफॉल्ट मोड हमेशा इजी आंसर्स ढूंढता है, लेकिन असली इंटेलिजेंस तब आती है जब हम इन ऑटोमेटिक पैटर्न्स को चैलेंज करते हैं। जब तुम स्टैटिस्टिक्स को देखना शुरू करोगे, डेटा को एनालाइज करोगे और अपनी असम्पशंस पर सवाल उठाओगे, तब तुम सच में पावरफुल थिंकर बनोगे। तब तुम वो डिसीजंस लोगे जो भीड़ से अलग होंगे और वही तुम्हें आगे ले जाएंगे। चैप्टर 15, लिंडा, लेस इज मोर। तुम्हारा दिमाग अक्सर तुम्हें धोखा देता है, और मजेदार बात यह है कि तुम्हें इसका एहसास भी नहीं होता। तुम्हें लगता है कि तुम लॉजिकली सोच रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारा दिमाग ऐसे ट्रैप्स में फंसा होता है जिनसे निकलना आसान नहीं है। इसे कॉग्निटिव बायस कहते हैं, और आज हम एक ऐसे बायस की बात करने वाले हैं जो तुम्हारी सोच को पूरी तरह मैनिपुलेट कर सकता है। कंजंक्शन फैलेसी। सोचो, तुम्हारे सामने एक महिला का डिस्क्रिप्शन आता है, लिंडा, जो बहुत इंटेलिजेंट है, आउटस्पोकन है, और उसे सोशल जस्टिस से गहरा लगाव है। कॉलेज के दिनों में वो फिलॉसफी पढ़ती थी और उसे समाज में बदलाव लाने वाले मूवमेंट्स में हिस्सा लेना पसंद था। अब तुमसे एक सवाल पूछा जाता है, लिंडा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ज्यादा प्रोबेबल है? पहला ऑप्शन यह है कि वो सिर्फ एक बैंक टेलर है। दूसरा ऑप्शन यह है कि वो एक बैंक टेलर है और साथ ही फेमिनिस्ट मूवमेंट्स में एक्टिव है। अब ज्यादातर लोग दूसरा ऑप्शन चुनते हैं क्योंकि लिंडा का डिस्क्रिप्शन फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी से ज्यादा मैच करता है। लेकिन यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। मैथमेटिकली सोचो, अगर लिंडा एक बैंक टेलर हो सकती है तो क्या उसके फेमिनिस्ट होने की प्रोबेबिलिटी अपने आप ज्यादा हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। दो कंडीशंस के होने की संभावना हमेशा एक सिंगल कंडीशन से कम होती है, लेकिन तुम्हारा दिमाग इस लॉजिक को इग्नोर करता है क्योंकि उसे कोहेरेंट स्टोरीज ज्यादा पसंद हैं। तुम्हारा सिस्टम एक जो फास्ट थिंकिंग मोड में रहता है, वो लॉजिक की जगह पैटर्न्स पर फोकस करता है। उसे डिटेल्स को फिट करना अच्छा लगता है और इसी वजह से वो गलतियां करता है। तुम इसे अपनी रियल लाइफ में भी देख सकते हो। जब भी तुम किसी इंसान के बारे में लिमिटेड जानकारी पाते हो, तुम्हारा दिमाग उस पर एक्स्ट्रा डिटेल्स जोड़ देता है ताकि उसकी कहानी ज्यादा सेंस बनाए। लेकिन यही गलती तुम्हारे डिसीजंस को वीक बना देती है। तुम पैटर्न्स पर भरोसा करने लगते हो, प्रोबेबिलिटी को नहीं। तुम चीजों को इस आधार पर जज करने लगते हो कि वो तुम्हारी एग्जिस्टिंग बिलीफ्स से कितनी मैच करती हैं, ना कि इस आधार पर कि उनके होने की रियल संभावना कितनी है। यही बायस तुम्हें फाइनेंशियल डिसीजंस में भी नुकसान पहुंचा सकता है। मान लो कोई स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और तुम्हें बताया जाता है कि ये कंपनी एथिकल है, सोशली रिस्पॉन्सिबल है और लॉन्ग टर्म में ग्रो करेगी। तुम्हारा दिमाग मान लेता है कि ये स्टॉक एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन तुमने प्रोबेबिलिटीज को नहीं देखा। तुमने सिर्फ एक अच्छी स्टोरी सुनी और उस पर भरोसा कर लिया। डैनियल कानेमन हमें सिखाते हैं कि जब भी तुम्हें कोई इंफॉर्मेशन दी जाए तो उसे स्टोरी की तरह मत देखो, उसे नंबर्स की तरह देखो। प्रोबेबिलिटी पर ध्यान दो, ना कि कोहेरेंस पर। जब भी तुम्हारा दिमाग किसी चीज को एक्स्ट्रा डिटेल्स के साथ ज्यादा बिलीवेबल बनाए, पॉज करो और सोचो, क्या मैं डेटा को देख रहा हूं या बस एक अच्छी साउंडिंग स्टोरी को सच मान रहा हूं? स्मार्ट थिंकर बनने का मतलब है अपने दिमाग के गेम्स को पहचानना और उन्हें कंट्रोल करना। जब तुम इमोशंस की जगह लॉजिक को अपनाओगे, जब तुम प्रोबेबिलिटीज को समझोगे, तब तुम उन ट्रैप्स से बचोगे जिनमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। असली पावर इसी में है, सोचने की उस प्रोसेस को बदलने में जो तुम्हें बार बार धोखा देती है। चैप्टर 16, कॉजेस ट्रम्प स्टैटिस्टिक्स।
तुम्हारा दिमाग नंबर से ज्यादा स्टोरीज पर भरोसा करता है। तुम्हें डेटा दिया जाए और साथ में एक कंपेलिंग कहानी, तो तुम कहानी को ज्यादा वेट दोगे, भले ही नंबर्स कुछ और कह रहे हों। ये सिर्फ तुम्हारी नहीं, हर इंसान की फितरत है। तुम्हारा दिमाग सर्टेनिटी चाहता है, रैंडमनेस से घबराता है, और इसी वजह से वो पैटर्न्स ढूंढता है, कनेक्शंस बनाता है, यहां तक कि वहां भी जहां कुछ नहीं होता। तुम सोचते हो कि तुम्हारे डिसीजंस लॉजिक पर बेस्ड हैं, लेकिन असल में तुम स्टैटिस्टिक्स को इग्नोर कर देते हो और कॉज़ैलिटी ढूंढने लगते हो। मान लो एक नया फिटनेस प्रोडक्ट मार्केट में आया है। तुम्हें एक ऐड दिखाई जाती है जहां कोई इंसान बताता है कि उसने इस प्रोडक्ट को यूज करके 10 किलोग्राम वजन कम किया। तुम इंस्टेंटली बिलीव कर लेते हो कि यह प्रोडक्ट इफेक्टिव है, लेकिन तुमने सोचा कि क्या यह रिजल्ट प्रोडक्ट की वजह से था या कोई और फैक्टर रिस्पॉन्सिबल था। क्या उसने अपनी डाइट भी बदली थी? क्या उसने एक्सरसाइज शुरू की थी? तुमने स्टैटिस्टिक्स चेक किया कि बाकी लोगों पर इसका क्या इफेक्ट पड़ा? नहीं, क्योंकि तुम्हारा दिमाग एक इंडिविजुअल स्टोरी को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता है, ना कि ओवरऑल डेटा को। यही बायस इन्वेस्टिंग में भी काम करता है। अगर तुम्हें कोई बताता है कि उसने एक स्पेसिफिक स्टॉक में इन्वेस्ट किया और उससे बहुत प्रॉफिट हुआ, तो तुम सोचोगे कि यह स्टॉक अच्छा है। लेकिन क्या तुमने देखा कि ओवरऑल मार्केट में कितने लोगों ने उसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया और उनका क्या रिजल्ट रहा? नहीं, क्योंकि तुम्हारा दिमाग सिर्फ एक इंडिविजुअल सक्सेस स्टोरी को पकड़ता है और उससे जनरल कंक्लूजन निकालता है। यही कारण है कि लोग बार बार फाइनेंशियल ट्रैप्स में फंसते हैं। डैनियल कानेमन बताते हैं कि स्टैटिस्टिक्स को समझना क्रिटिकल थिंकिंग की सबसे बड़ी स्किल है। अगर तुम सच में स्मार्ट डिसीजन लेना चाहते हो, तो तुम्हें डेटा को नंबर्स की तरह देखना सीखना होगा, ना कि स्टोरीज की तरह। जब भी तुम्हारे सामने कोई फैक्ट आए, तो पॉज करो और सोचो, क्या ये एक आइसोलेटेड इवेंट है या इसके पीछे कोई लार्जर पैटर्न है? क्या मैं कॉज़ैलिटी अस्यूम कर रहा हूं या मैंने सही डेटा एनालाइज किया है? अगर तुम्हें सच में सक्सेसफुल बनना है, तो तुम्हें अपने दिमाग की इस ट्रिक को पहचानना होगा। तुम्हें हर बार खुद से ये सवाल पूछना होगा कि क्या मैं किसी अच्छी साउंडिंग कहानी पर भरोसा कर रहा हूं या मैं लॉजिकली सोच रहा हूं। जब तुम ये करना शुरू कर दोगे, तब तुम उन ट्रैप्स से बचोगे जिनमें दुनिया के ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। यही असली इंटेलिजेंस है, नंबर्स को समझना, प्रोबेबिलिटी को अपनाना और इमोशन से ऊपर उठकर सोचने की ताकत रखना। चैप्टर 17, रिग्रेशन टू द मीन। तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जब चीजें बहुत अच्छी चल रही होती हैं, तो अचानक कोई ना कोई परेशानी आ ही जाती है? या जब सब कुछ बुरा चल रहा होता है, तो कुछ समय बाद हालात अपने आप सुधरने लगते हैं? तुम्हें लगता है कि ये किस्मत का खेल है या शायद तुम्हारे एक्शंस का रिजल्ट, लेकिन असल में ये एक साइकोलॉजिकल इल्यूजन है जिसे कहते हैं रिग्रेशन टू द मीन। तुम्हारा दिमाग पैटर्न्स को समझने के लिए बना है, लेकिन रैंडमनेस को समझने के लिए नहीं। जब कोई एथलीट एक मैच में फिनोमिनल परफॉर्मेंस देता है, तो तुम्हें लगता है कि वो हमेशा ऐसा ही खेलेगा। लेकिन जब अगले मैच में उसका प्रदर्शन थोड़ा गिर जाता है, तो तुम्हें लगता है कि शायद उसने मेहनत कम कर दी या उस पर प्रेशर आ गया। असल में ये सिर्फ स्टैटिस्टिकल रियलिटी है। हर चीज एक्सट्रीम से नॉर्मल की तरफ लौटती है। मान लो किसी स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स का रिजल्ट बहुत खराब आया। प्रिंसिपल ने टीचर्स को डांटा, सिस्टम में चेंजेस किए और अगले एग्जाम में स्टूडेंट्स के मार्क्स थोड़े इंप्रूव हो गए। अब सबको लगने लगेगा कि प्रिंसिपल के एक्शंस की वजह से इंप्रूवमेंट हुआ। लेकिन अगर कोई डेटा देखे, तो पता चलेगा कि ऐसा हर बार होता है। अगर किसी ग्रुप का रिजल्ट बहुत खराब या बहुत अच्छा आता है, तो अगले बार वो अपने एवरेज के करीब चला जाता है। ये स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल है, ना कि किसी खास एफर्ट का डायरेक्ट इम्पैक्ट। यही रीजन है कि स्टॉक मार्केट में लोग बार बार गलतियां करते हैं। कोई स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, मीडिया उसे हाईलाइट करता है, लोग उसे खरीदने लगते हैं और फिर धीरे धीरे वो स्टॉक नॉर्मल परफॉर्मेंस पर आ जाता है। लोग सोचते हैं कि मार्केट में कुछ गड़बड़ हो गई, लेकिन असल में ये सिर्फ रिग्रेशन टू द मीन था। डेनियल कानेमन बताते हैं कि तुम्हें हर एक्सट्रीम रिजल्ट को स्केप्टिसिज्म से देखना चाहिए। अगर किसी ने अचानक बहुत अच्छा या बहुत खराब परफॉर्म किया है, तो ये मत सोचो कि यही पैटर्न हमेशा चलेगा। हर चीज स्टैटिस्टिकल एवरेज की तरफ लौटती है, और अगर तुम इस प्रिंसिपल को समझ लोगे,
तो तुम बहुत बड़े कॉग्निटिव बायसेस से बच सकते हो। जब भी तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आए कि क्यों कोई चीज अचानक सुधर गई या बिगड़ गई, तो सोचो, क्या ये असल में किसी एक्शन का रिजल्ट है या ये सिर्फ एक नेचुरल स्टैटिस्टिकल मूवमेंट है? अगर तुम इस पैटर्न को पहचानने लगो तो तुम्हारे निर्णय ज्यादा रैशनल होंगे, तुम इम्पल्सिव एक्शन से बचोगे और तुम्हारी जिंदगी में ज्यादा क्लैरिटी होगी। यही असली पावर है रैंडमनेस को समझने की और उसे एक्सेप्ट करने की। चैप्टर 18, टेमिंग इंट्यूटिव प्रेडिक्शंस। हमारा दिमाग दो सिस्टम में काम करता है, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। सिस्टम 1 तेज है, बिना सोचे समझे फैसले लेता है और हमें कई बार गलत प्रेडिक्शंस करने पर मजबूर कर देता है। दूसरी तरफ सिस्टम 2 धीमा है, सोच समझकर फैसले लेता है, लेकिन यह बहुत एफर्ट लेता है। जब भी हम किसी चीज के बारे में अंदाजा लगाते हैं, जैसे किसी छात्र का भविष्य, किसी कंपनी का ग्रोथ या अपने खुद के सक्सेस का लेवल, हमारा दिमाग इंट्यूटिव प्रेडिक्शंस करता है। यानी हम बिना ज्यादा डेटा के सिर्फ गट फीलिंग के आधार पर निर्णय लेने लगते हैं। लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। इंसानी दिमाग नेचुरली ऑप्टिमिस्टिक होता है। जब भी हम अपने बारे में सोचते हैं तो हम अपनी स्ट्रेंथ्स को बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं और अपनी कमजोरियों को इग्नोर कर देते हैं। एक स्टूडेंट सोच सकता है कि वह एग्जाम्स में टॉप करेगा, एक एंटरप्रेन्योर सोच सकता है कि उसकी कंपनी बहुत सक्सेसफुल होगी, और एक इन्वेस्टर सोच सकता है कि उसने जो स्टॉक खरीदा है वह जरूर ऊपर जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि रियल वर्ल्ड में चीजें इतनी सिंपल नहीं होती। प्रेडिक्शंस करने का सबसे बड़ा दुश्मन है ओवर कॉन्फिडेंस। हम अपने दिमाग की बनाई हुई कहानियों को सच मान लेते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स को इग्नोर कर देते हैं। जब कोई नया स्टार्टअप शुरू करता है तो फाउंडर को लगता है कि उसका आइडिया यूनिक है और मार्केट में उसे जरूर सक्सेस मिलेगी। लेकिन स्टैटिस्टिक्स कहती हैं कि 90% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। इसी तरह जब कोई व्यक्ति कोई नया स्किल सीखने की कोशिश करता है तो उसे लगता है कि वह बहुत जल्दी एक्सपर्ट बन जाएगा, लेकिन एक्चुअल में मास्टरी हासिल करने में सालों लग जाते हैं। हमारा दिमाग एक और गलती करता है। हम जो भी इंफॉर्मेशन हमारे सामने होती है उसी के आधार पर प्रेडिक्शन करते हैं, बिना यह सोचे कि और कौन से फैक्टर्स हमारे डिसीजन को प्रभावित कर सकते हैं। इसे बेस रेट निगलेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई में अच्छा है तो हमें लगता है कि वह फ्यूचर में भी सफल होगा, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि सक्सेस सिर्फ इंटेलिजेंस से नहीं आती, उसमें डिसिप्लिन, अपॉर्चुनिटी और लक भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो क्या इंट्यूटिव प्रेडिक्शंस को सही किया जा सकता है? हाँ, लेकिन इसके लिए हमें अपने सोचने के तरीके में बदलाव लाना होगा। सबसे पहला स्टेप है अपने डिसीजंस को रियलिटी चेक देना। जब भी हम कोई बड़ा फैसला लें, हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या यह डिसीजन मेरे इमोशन से इन्फ्लुएंस्ड है? क्या मैंने डेटा को एनालाइज किया है या सिर्फ गट फीलिंग पर जा रहा हूं? क्या कोई ऐसा हिस्टोरिकल एविडेंस है जो इस प्रेडिक्शन को सपोर्ट करता है? दूसरा तरीका है रेफरेंस क्लास फॉरकास्टिंग, यानी अपने सिचुएशन को एनालाइज करने के बजाय हमें दूसरों के एक्सपीरियंसेस को देखना चाहिए। अगर हम कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो हमें यह देखना चाहिए कि दूसरे सिमिलर बिजनेसेस ने कैसा परफॉर्म किया है। अगर हम कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें यह देखना चाहिए कि पिछले साल के स्टूडेंट्स को कितनी मेहनत करनी पड़ी थी। यह टेक्निक हमारे ओवर कॉन्फिडेंस को कम करती है और हमें ज्यादा एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करने में मदद करती है। तीसरा तरीका है इनसाइड व्यू की जगह आउटसाइड व्यू लेना। जब हम इनसाइड व्यू से सोचते हैं तो हम अपनी सिचुएशन को यूनिक मानते हैं और सोचते हैं कि हमारे साथ कुछ स्पेशल होगा। लेकिन आउटसाइड व्यू से हम यह समझ सकते हैं कि हमारी सिचुएशन लाखों लोगों की तरह ही है और हमें उनके पैटर्न से सीखना चाहिए। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो हमें सिखाता है कि हमारा दिमाग नेचुरली बायस्ड है, लेकिन अगर हम अपने सिस्टम 2 को एक्टिवेट करें, अपने डिसीजंस को लॉजिकली एनालाइज करें और इमोशन से दूर होकर रियलिटी को देखें, तो हम बेहतर प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी चीज के बारे में अंदाजा लगाएं, चाहे वो आपका करियर हो, कोई इन्वेस्टमेंट हो या आपकी पर्सनल लाइफ हो, पहले रुकिए, सोचिए
और फिर फैसला लीजिए। बिना सोचे समझे डिसीजंस लेना आसान है, लेकिन सही डिसीजंस लेना ही असली सक्सेस की पहचान है। यह था थिंकिंग फास्ट एंड स्लो का पहला हिस्सा, जहां हमने जाना कि हमारा दिमाग कैसे इंट्यूटिव प्रेडिक्शंस करता है और हम अपनी सोच को कैसे बेहतर बना सकते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि तेजी से सोचने और गहराई से सोचने के बीच का फर्क क्या है और कैसे हम अपने डिसीजंस को और ज्यादा एक्यूरेट बना सकते हैं। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई और आप इसका दूसरा हिस्सा सुनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। मैं कुछ दिनों में इसका अगला भाग जरूर लेकर आऊंगा।